हेलो दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है भेदभाव। संतोषी केक और मिठाइयाँ आ गई या नहीं। मेहमान आने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। मेहमानों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। दयाल बाबू अपनी पत्नी संतोषी से बोले। संतोषी जी बोली, हाँ हाँ, सारी मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट सब कुछ आ गया है और आप भी बस खड़े मत रहिए। जरा फ़ोन लगाइए रचना को, अब तक आई क्यों नहीं। अब रचना भी आ जाए तो थोड़ी मदद मिल जाए। रचना भी घर में प्रवेश करती हुई बोली, माँ मैं भी आ चुकी हूँ, आप चिंता मत करिए। बताइए क्या क्या करना है। संतोषी जी ने रचना को देखकर राहत की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ रचना तुम आ गई, वरना मैं अकेले इतनी सारी तैयारी कैसे संभालती। दयाल बाबू बोले, भाई रचना भी आ गई है, अब तुम सास बहू मिलकर सारी तैयारियां संभालो। शंभू का आज 10वां जन्मदिन है। शुभम रचना के देवर दीपांश और देवरानी तानिया का एक लौता बेटा है। बहुत सालों तक यह संयुक्त परिवार साथ में ही रहा। अभी कुछ ही महीनों पहले जेठानी रचना, उसके पति सुनील और बेटी डिम्पल इस घर से अलग रहने लगे थे। संतोषी जी बोली, रचना मैं जलेबी का घोल तैयार कर रही हूँ, जब मेहमान आ जाएं तब तुम इस घोल से गर्मा गर्म जलेबियाँ बना लेना और मैं दूसरी तरफ गर्मा गर्म पूरियाँ तल लूँगी। बाकी छोले और पुलाव तैयार हो गया है। सलाद और चटनी भी मैं काम वाली सुनीता से ही करवा ली। सुनीता के बेटे को अचानक तेज बुखार चढ़ गया, इसलिए उसने अचानक घर जाना पड़ा, वरना सुनीता होती तो उसे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हारे देवर दिवांश को अचानक मीटिंग में जाना पड़ा और तुम्हारी देवरानी तानिया शुभम के लिए नए कपड़े खरीदने गई है। दरअसल पहले तानिया ने शुभम के लिए ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे, मगर वह कपड़े आज ही सुबह आए और तानिया को वह कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अचानक कपड़े लेने जाना पड़ा और वह कह कर गई है। उसके बाद पार्लर से सीधा रेडी होकर ही बर्थडे पर पहुंचेगी। दोनों आज शुभम के जन्मदिन पर ही दीपांश को भी मीटिंग पर जाना था, वरना वह होता तो मुझे और तुम्हारे बाबूजी को इतनी परेशानी न होती। मगर दीपांश कह रहा था कि माँ बाप लोग सारी तैयारियां कर लेना, मैं शुभम के केक कटिंग के समय आ जाऊंगा। आखिर पर घर का लाडला बेटा जो है शुभम, हमारे घर का एक लौता वंश। सासू माँ की मदद करते करते फिर से एक बार रचना के हाथ रुक गए। आखिरकार फिर से सासू माँ ने वही बात दोहरा दी, जिसके कारण उन्हें इस घर से हमेशा के लिए अलग होना जाना पड़ा था। वह अतीत के गलियारों में खो गई। एकाएक उसे वह दिन याद आ गए जब उसकी बेटी डिम्पल का भी 10वां जन्मदिन था, मगर सासू माँ संतोषी जी जो एक जगह सोफे पर जमकर बैठी थी, बैठी ही रही, बीच में एक बार भी नहीं देखा और सारी तैयारियां रचना को अकेले ही करनी पड़ी थी। और आज इस अधेड़ उम्र में भी सासू माँ फुदक फुदक कर काम कर रही थी, क्योंकि उनके चहेते पोते का जन्मदिन जो है। संतोषी जी ने शुरू से ही दोनों बहुएं रचना और तानिया में भेदभाव किया। रचना की शादी के 2 साल बाद ही तानिया की शादी हुई थी। दोनों बहुएं सुंदर और समझदार थी, मगर तानिया का रंग रचना से काफ़ी गोरा था और उसका मायका भी बहुत अमीर था। रचना जी अपनी गोरी बहू तानिया पर हमेशा इतराती, यहाँ तक कि कभी कभी रचना के रंग पर फतियाँ भी कस देती और कहती, काश तुम्हारा रंग भी तानिया जैसा गोरा होता तो मेरा सफ़र पग से ऊंचा हो जाता। बिरादरी में मेरे भी चर्चे होते और सब कहते, संतोषी जी की लाखों में एक बहू आई है। तानिया के लिए तो मेरी पसंद की आज भी सब दाद देते हैं। उसका मायका भी तो संपन्न है। मेरे छोटे बेटे की किस्मत बड़े बेटे से ज़्यादा बुलंद निकली। रचना जब माँ बनने वाली थी, संतोषी जी ने पोता होने की मन्नत रखी थी, मगर रचना को बेटी हुई। वहीं 2 साल बाद तानिया को ने एक बेटे को जन्म दिया। शुभम के जन्मदिन के बाद संतोषी जी बहुत खुश हुई और बोली थी, मेरी दूसरी बहू ने घर को वारिस दे दिया। यही सब कारण थे जिस वजह से संतोषी जी की पहली पसंद हमेशा तानिया रही। और सास माँ ने हमेशा से देवरानी से भी ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि देवर दिवांशी की आमदनी बड़े भाई सुनील से ज़्यादा थी और उसने
में कोई शक नहीं। जो बेटा माँ को प्यार होता है उसके बच्चे भी उसे प्यारे होते हैं। रचना ने भी सारी बातों को नज़रअंदाज कर इसे अपनी किस्मत मान लिया था। जब रचना और उसका परिवार यहाँ साथ में रहते थे, संतोषी जी जेठानी देवरानी में तो भेदभाव करती ही थी, अब उनके बच्चों में भी भेदभाव करने लगी थी। शुभम के लिए बड़ी चॉकलेट और रचना की बेटी डिम्पल के लिए छोटी चॉकलेट। घर के हर तीज त्योहार पर शुभम को ज़्यादा पैसे देना और डिम्पल को कम, यह सब अब डिम्पल को भी नज़र आने लगा था, क्योंकि वक्त के साथ दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन के मौके पर जब दोनों जेठानी देवरानी अपने अपने मायके जाने निकल गई थी, संतोषी जी ने बहुत सारे गिफ्ट शुभम को देते हुए कहा, यह ले, नानी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जब डिम्पल बोली, शुभम को इतने सारे गिफ्ट और मुझे एक भी नहीं दिया दादी आपने, तब संतोषी जी बोली, अरे तू ठहरी लड़की जात, तू क्या करेगी उपहारों का। शुभम इस घर का इकलौता बेटा है, इसी वजह से तो कल के दिन तुम्हारे खानदान का नाम रहेगा, और आज तू अपनी नानी के से उपहार मांगना। वैसे भी आज रक्षाबंधन है, जो तो तुझे नानी के घर से उपहार मिलेंगे। रचना को संतोषी जी की यह बात सारी बहुत बुरी लगती। वह अपनी सास को कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी, मगर वह अब सारी बातें उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अपने और तानिया के में किए गए भेदभाव को रचना ने बर्दाश्त कर लिया था, मगर डिम्पल और शुभम में भेदभाव उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता था। शुभम ने तुरंत इतने सारे उपहारों में से एक उपहार निकाला और डिम्पल को देते हुए बोला, दीदी यह लो मेरी तरफ से आपको यह गिफ्ट, आपने मुझे आज राखी बांधी थी ना। शुभम डिम्पल से 2 साल छोटा था, मगर फिर भी संतोषी जी से ज़्यादा समझदार था। डिम्पल उस पर उपहार से खुशी तो हो गई, मगर दादी के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि डिम्पल ने अपनी दादी को शुभम को चुपके से उपहार देते हुए भी देखा था और कहते हुए भी सुना था कि डिम्पल को मत देना वरना उसे भी कुछ देना पड़ेगा। मगर हर बार की तरह शुभम अपनी सारी चीज़ें डिम्पल को बराबर बांटता, क्योंकि वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब घर में यह नाटक हर तीज त्योहार पर होने लगा था। जन्माष्टमी के दिन अब शुभम ने संतोषी जी के पाँव छुए तो संतोषी जी ने तुरंत 2000 का नोट शुभम को पकड़ा दिया था और कहने लगी, बेटा तू ना होता तो यह जन्माष्टमी का त्योहार तेरे बिना अधूरा रह जाता। उतने में पीछे से डिम्पल आई, उसने भी संतोषी जी के पाँव छुए तो संतोषी बोली, अरे लड़कियां पाँव नहीं छूती कभी। डिम्पल बोली, शुभम ने मायके आपके पाँव छुए तो आपने उसे 2000 का नोट दे दिया दादी, और मुझे आपके पाँव में भी छूने नहीं दे रही। संतोषी जी ने अपने पर्स में से 100 का नोट देकर डिम्पल से बोली, यह लो पैसे, अब जाओ यहाँ से। डिम्पल वह 100 का नोट लेकर रचना के पास आई और उसने रोकर सारी बात रचना को बताई। रात को जब सुनील घर आया, रचना बोली, सुनील माँ का व्यवहार कभी डिम्पल के और मेरे लिए अच्छा नहीं था, यह बात मैं जानती थी, मगर अब पानी सर से ऊपर निकल गया है। संयुक्त परिवार में रहकर मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाया जाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। अब तक जो भी हुआ मैंने उसे अपनी किस्मत मान लिया था, मगर अब मेरी बेटी को मैं नहीं झुकने दूंगी। सुनील बोला, यह तुम कैसी बात कर रही हो रचना? यहाँ मैं भी जानता हूँ कि माँ का व्यवहार हम तीनों के साथ अच्छा नहीं है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि यहाँ से अलग हो जाए। रचना बोली, सुनील मैं हर बार माँ का अपनी बेटी के प्रति यह रूखा व्यवहार नहीं देख पाऊँगी। लड़की है तो क्या उसका कोई मान सम्मान नहीं है? तुम्हारी माँ ने हमेशा अपने बेटे बहुओं में तो फ़र्क किया ही है, मगर अब इन मासूम बच्चों में भी फ़र्क करने लगी है, वह भी सिर्फ इसलिए कि डिम्पल एक लड़की और शुभम एक लड़का है जो उनके कुल का नाम ऊंचा रखेगा। सुनील को भी रचना की बात सही लगी और उसने संयुक्त परिवार से अलग होने का निर्णय लिया। रचना और उसके पति सुनील ने अब तक की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी, मगर जब बंटवारा हुआ तो सासू माँ ने देवर जी के साथ रहने की मांग की। वह चाहती तो थोड़ा थोड़ा समय दोनों बेटों के पास रहती, मगर उन्होंने छोटे बेटे का चुना और सारी संपत्ति भी उसी के नाम की। रचना को दुख बहुत संपत्ति
उसके नाम करने का नहीं था, बल्कि दुख इस बात का था कि उन्होंने कभी सुनील और रचना को वह प्यार नहीं दिया जिसके वे हकदार थे। सासू माँ की ज़बान पर हमेशा देवर जी और उनकी पत्नी तान्या का नाम ही रहता। बस काम पड़ने पर उन्हें बड़े बेटे और बहू याद आते। आज भी रचना इस बात का जवाब नहीं जान पाई थी कि कैसे माँ बाप अपने ही दो बेटों में इतना भेदभाव कर लेते हैं। संतोषी की आवाज़ से रचना की दंद्रा टूटी और अरे तान्या बेटा, तू अब तक मैं तैयार नहीं हुई? तू तो तैयार होकर आने वाली थी ना? संतोषी जी ने देवरानी तान्या से कहा। हाँ माँ, बस तैयार होने ही जा रही हूँ। दरअसल पार्लर वाली ने कहा था मैं घर पर ही आ जाऊंगी आपको तैयार करने, और वह अब तक नहीं आई तो इसका ही इंतज़ार कर रही थी। संतोषी जी बोली, उसे फ़ोन करके जल्दी बुला, आखिर हमारे लाडले का 10वां जन्मदिन है, तुम्हें ही सबसे सुंदर दिखना है आखिर बेटे की माँ जो ठहरी। इतने में वहाँ शुभम नए कपड़े पहन कर आ गया। हाय, मेरा पोता कितना बड़ा प्यारा लग रहा है, किसी की नज़र न लगे इसे। कहते हुए संतोषी जी ने शुभम को अपने हाथों से गलियां ले ली और छोटे बेटे देवांश को फ़ोन किया। बेटा, मेहमानों के आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। वहाँ से देवांश बोला, माँ मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। अरे रचना, तुम भी सबसे आई हो, काम में लगी हो, थोड़ी शरबत पी लो, थकान उतार लोगी तुम्हारी। कहते हुए संतोषी खुद की भी तैयार होने चली गई। रचना को अपनी हालत किसी काम वाली बाई जैसी लगी। सुनील ने तो मना भी किया था कि क्या ज़रूरत है जल्दी जाकर काम करने की। अगर सासू माँ के आग्रह को रचना मना कर नहीं कर पाई और फिर एक बार आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। शुभम आज के दिन भी बहुत गुमसुम दिखाई दे रहा था। वह बोला, ताई जी, डिम्पल दीदी क्यों नहीं आई आपके साथ? रचना बहाना कर बनाते हुए बोली, बेटा डिम्पल की कल परीक्षा है, इसलिए वह आज नहीं आ पाएगी। तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंद का बर्थडे गिफ्ट भेजा है। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार होकर आए, सारे मेहमान भी आ गए और दीपांश भी आ चुका था। दीपांश आते हुए शुभम को ढूंढने लगा, मगर शुभम कभी नजर नहीं आया। धीरे धीरे सभी मिलजुल कर शुभम को ढूंढने मगर शुभम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रचना बोली, थोड़ी देर पहले तो यहाँ मुझसे बात कर रहा था, शुभम पता नहीं कहाँ चला गया। संतोषी, तान्या और रचना सभी चिंतित हो उठे और सबकी शुभम कहाँ चला गया। थोड़ी देर में सबने देखा कि शुभम डिम्पल का हाथ पकड़कर चला आ रहा है। संतोषी जी बोली, शुभम तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे बिना बताए किसी कोई घर से जाता है क्या? यहाँ सब तुम्हारे चिंतित हो गए थे। तान्या बोली, माँ प्लीज़ मत डांटिए शुभम को, वह उसे लेने गया था जिसके बिना यह बर्थडे अधूरा है। शायद आपने तो कभी महसूस भी नहीं किया जब से डिम्पल घर से गई है। शुभम कितना बुझा बुझा रहने लगा है। शुभम धीरे से बोला, अगर दीदी ने डिम्पल दीदी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो डिम्पल दीदी और मैं हमेशा साथ रहते, मगर दादी ने इनको प्यार और सम्मान नहीं दिया, इसलिए मेरी दीदी मुझसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। रचना भी बच्चे की मनोदशा देखकर विचलित हो गई। तान्या डिम्पल को गले से लगाते हुए बोली, माँ बेटियों तो घर की लक्ष्मी होती हैं और आपने हमेशा घर की लक्ष्मी के साथ बुरा व्यवहार किया। संतोषी जी, जिन्होंने आज तक दोनों बेटे, दोनों बहुओं और यहाँ तक कि दोनों पोते पोतियों में भी फ़र्क किया था, आज उन्हें अपनी गलतियों साफ साफ नज़र आ रही थी। संतोषी जी के पति बोले, संतोषी तुमने तो बच्चों के मानस पटल पर भी अपनी छवि ही खराब कर दी। दोनों भाई बहनों में मन में तुम एक दूसरे के खिलाफ दूरियां लाना चाहती थी, मगर इन दोनों के प्यार ने यह साबित कर दिया कि जो भेदभाव करता है वह इंसान गलत है। सभी की बातें सुनकर संतोषी जी शर्म के कारण सिर भी उठा नहीं पाई रही थी। संतोषी जी ने अपनी पोती डिम्पल को गले से लगा लिया और रचना और डिम्पल दोनों से माफ़ी मांगी। अपने बेटे सुनील को उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया और बोली, सुनील तू घर का बड़ा बेटा है और तेरे बिना शुभम का बर्थडे अधूरा है। आज पहली बार संतोषी जी के मुंह से मीठे शब्द सुनकर सुनील भी तुरंत दौड़ा चला आया। सुनील और दीपांश दोनों भाई गले लग गए। शुभम ने केक काटा और सबसे पहले डिम्पल को खिलाया। यह संयुक्त परिवार जो बिखर गया था आज वापस हो गया है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी
कमेंट में बताएं। धन्यवाद।